बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट इस लॉकडाउन में भी जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर जो थे वो मुल्क भर में बंद थे, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट हेडलाइंस की एक मरतबा फिर अपनी ख़बरों की वजह से ज़ीनत बनी और अब तक ये सिलसिला जारी है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से साल 2020-21 के लिए क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की जो है वो कुछ बाज़गश्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा सुहेल इमरान साहब से बात की है और इस हवाले से वसीम खान साहब ने जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है वो आज इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ये कहते हैं कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम करना, उनको माली तौर पर मुस्तहकम करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त टारगेट है और कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में जो सूरत हाल का मुख्तलिफ़ एथलीट, क्रिकेटर्स, आम लोग सामना कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि इस सूरत हाल को थोड़ा सा डाउन किया जाए, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जाए और इसी वजह से हमने साल 2020-21 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अमली शक्ल देने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से उनकी मशावरत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, बैटिंग कोच, चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक से हुई है और अब जो फ़हरिस्त है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। चीज़ जो हम कर रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट का हम अभी देख रहे हैं, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं सीज़न के लिए। सो हर चीज़ कोचिज़ को हम असेस कर रहे हैं और दूसरी चीज़ इंटर्म कमिटीज़ भी हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं। सो ये भी काम हम पीछे से लग रहे थे और कर रहे थे पीछे से, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हम अनाउंस कर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं पहले आप कर रहे हैं 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए, तो पहले क्यों आप अनाउंस कर रहे हैं? देखिए, लास्ट ईयर भी और उसको पहले भी हमारी प्लानिंग की इशू होती थी कि हम अर्ली प्लानिंग नहीं करते एज ए PCB। सो ये हम पूरा कल्चर हम चेंज कर रहे हैं, तो प्लेयर्स को भी हम सिक्योरिटी हम दे रहे हैं पहले बताकर। तो मिसबा कल वो सबमिट करेगा अपने लिस्ट को, तो आखिर में चेयरमैन साहब के पास हम लिस्ट ले जाएंगे, तो वो आखिर में वो साइन ऑफ करेंगे। कैटेगरीज तो हम 3 ही देखेंगे, A, B और C, जैसे लास्ट ईयर। सो उसके पहले आई थिंक 2018-19 सीज़न में 33 प्लेयर्स थे और 31, और लास्ट ईयर 19 प्लेयर्स थे हमारे। तो इसी पैरामीटर्स तो 19-20 में चलेंगे हम। तो ऐसे ही हमने गाइडलाइंस दे दी है मिसबा को। मिसबा वो 2-3 हफ्ते हो गए इसके ऊपर काम कर रहे थे, पूरी स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, फिटनेस देख रहे हैं, ये क्राइटेरिया उनने बना लिया। तो उसके ऊपर वो प्रोविजनल लिस्ट कल सबमिट करेंगे, हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और हम इंशाल्लाह ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेटली इनके पैसे नीचे नहीं जाएंगे और हम ये भी कोशिश करें थोड़ी इंक्रीमेंटल इनको भी हम दे दें, क्योंकि हमें NOC पॉलिसी भी चेंज की है, लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स में ये इशू आ जाएगा कि इनको अब मौका नहीं मिलेगा T20s खेलने के लिए दूसरे मुल्कों में। तो इनके इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी पे द प्लेयर्स प्रॉपर्ली और उनको रिम्यूनरेशन भी अच्छा मिला है, क्योंकि हमारे स्टार्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं हमारे। तो यही है ख्वाहिश हमारी और इंशाल्लाह यही हम इंशाल्लाह करेंगे। ये तो बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने कि 19 से 20 खिलाड़ी इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे और मिसबाह उल हक के साथ उन्होंने मशावरत की है, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन दूसरी तरफ इत्तलात ये है कि पाकिस्तान वनडे टेस्ट T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन, विकेट कीपर सरफराज अहमद के साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बेस्ट बॉलर हसन अली और टेस्ट क्रिकेट से अपने आप को अलहदा करने वाले मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज साहब जो हैं वो इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वसीम खान साहब से जब सुहेल इमरान साहब ने इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम ये बात कल करेंगे। कोई पॉलिसी ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए दूसरी चीज़ें वैल्यू भी हम देखते हैं प्लेयर्स की। को शायद 1-2 फॉर्मेट्स खेलें या 1 खेलें या 3 खेलें, 3 वाले जो हमारे हैं वो तो हाई वैल्यू हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, जो तीनों फॉर्मेट्स की अवेलेबिलिटी उनकी है। तो उसके बाद फिर 2 फॉर्मेट्स हम देखते हैं और फिर हम उसके बाद हम देखते हैं 1 फॉर्मेट में कौन अवेलेबल है खेलने के लिए। तो ये सब सलाह मशवरा करेंगे, इंशाल्लाह डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेस्ट 19 और 20 प्लेयर्स हम जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए जो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे
उनको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उड़ान भरनी थी आयरलैंड और हॉलैंड के दौरे के लिए, और ये दौरे नहीं होंगे अब। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का दौरा है वो अभी ऑन है, और उस हवाले से इस माह की 15 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ये कहते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के साथ वो बाकायदा इस हवाले से बात करेंगे और उसके बाद कोई फ़ैसला सामने आने की उम्मीद है। लेकिन इंग्लैंड के दौरे के हवाले से उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हिफाजत, सेहत के मामलात जो हैं वो अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के दौरे के बारे में मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसका बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड में हालात बहुत ख़राब हैं अभी, तो ACB से हम बात करेंगे। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए एशली जायल्स, उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर उनका, और डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस उनके होंगे। हमारे साइड में मैं, मिसबा, जाकिर खान और डॉक्टर सहल जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं। तो 15 में हम ये पूछने चाहते हैं कि सिचुएशन हालात क्या हैं। उनके मेडिकल ऑफिसर भी हमें कोई सलाह मशवरा करेंगे, बता देंगे हमें कि हालात आगे ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो अभी हम डिसीजन नहीं बना रहे क्योंकि अभी तो बहुत अर्ली है। नेक्स्ट 3-4 हफ्ते में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डिसीजन इस बात की बनाएंगे। लेकिन आप जानते हैं ये ईजी सिचुएशन नहीं है, ये कोई आसानी वाली बात नहीं है कि अभी हम डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि ये हर हफ्ता ये सिचुएशन इंग्लैंड में भी चेंज होता है। तो हम आगे नेक्स्ट 3-4 वीक्स में हम डिसीजन बनाएंगे, हर चीज़ सोच समझ कर। वो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट, सो स्टेडियम्स की भी बात कर रहे हैं, फिर फ़्लाइट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, बहुत चीज़ें हमें कंसिडर करने की। तो जब लोग मुझे पूछते हैं मैं यही कहता हूँ उनको कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये सारे सवालात अपनी जगह, ये सारे जवाबात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्रिकेट के मामलात को लेकर वो डोमेस्टिक क्रिकेट की सिचुएशन है, जहां डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक शदीद तनकीद का सामना है। डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने से बहुत सारे खिलाड़ी बेरोज़गार हो चुके हैं। 6 टीमों के नए फॉर्मेट के साथ गुज़िश्ता साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया, उसकी बाज़गश्त आज तक सुनी जा रही है। लास्ट ईयर इत्तलात है कि ₹1.25 अरब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट पर ख़र्च किए थे, और इस बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से इतने ही पैसे खर्च होने की बाज़गश्त है, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कोई स्पॉन्सर मिल नहीं सका है। वसीम खान साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इस बारे में वो कहते हैं कि हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं, स्पॉन्सर के साथ बात भी कर रहे हैं, और नए फर्स्ट क्लास सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बार भी इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से पीछे नहीं हटेगा सिक्योर करने के लिए। लेकिन अभी वो स्पॉन्सर्स नहीं आए, तो जो बजट हमने करना था इस सीज़न के लिए हमने कर लिया। तो हम इंशाल्लाह जितने हमने इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर भी की थी इतने हम आगे भी करेंगे इन 2020 और 2021 की सीज़न में। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक सीज़न को हमने अनाउंस भी किया था, इन्वेस्ट भी हम कर रहे हैं। तो एक और साल के लिए हम ऐसी कोशिश करेंगे, तो हमें टाइम भी मिल जाएगा स्पॉन्सर्स के लिए। लेकिन ये कोरोना वायरस भी जो आई थी, ये इश्यूज़ हो गई थी स्पॉन्सर्स के लिए भी, कि उनके भी पैसे भी ड्राई अप हो गए थे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि फुली हम इन्वेस्ट करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम इंशाल्लाह सीज़न शुरू करेंगे। तो हम कंटिजेंसी प्लानिंग भी हम कर रहे हैं सीज़न के लिए, कि ये कोरोना वायरस आगे कोई स्पाइक ना आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो आगे ले जाएंगे थोड़े। सो हम पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीज़न। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, जिनसे गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब ने लाहौर में ख़ास गुफ्तगू की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे सवालात किए। और आज प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने ये महसूस किया कि ये इंतहाई अहम मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के हवाले से, और इसीलिए हमने वसीम खान की गुफ्तगू को आज अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब, जो कि ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, वो इस वक्त हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
क्रिकेट के खेल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमेशा पाकिस्तान का नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा। एक ऐसा ही रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक का है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में वनडे क्रिकेट की तारीख़ की पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब, जो 1982 से 1985 के अरसे में पाकिस्तान के लिए कुछ 6 टेस्ट मैच, 8 वनडे इंटरनेशनल खेले। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के क्वालिफाइड कोच हैं और इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, जो कि ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए। और लॉकडाउन है जिसमें अब नरमी आ गई है और दूसरी तरफ लोग घरों तक महदूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। और ये वो महीना है जब आप एक रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करते थे, तो क्या कर रहे हैं आजकल? घर पे ही मौजूद हैं या दोस्तों वगैरह से मिलने का मौका मिल जाता है आपको? देखिए, ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है उसको ज़ाहिर है हमें एहतियात करनी है और उस एहतियात में जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने दी हुई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का पहनना है, बाहर कम से कम निकलना है, ये वो सारी चीज़ें जिसको हमें हर हाल में फॉलो करना है। और लॉकडाउन का फ़ायदा तभी होगा जब हम कम से कम घर से बाहर निकलेंगे और एहतियात करेंगे। सब मिल के जब ये काम करेंगे तब इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अभी तक जाहिर है कि मैं अपनी एंड पे तो ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं अकेला ही इस वक्त घर में हूँ, तो मैं ज़्यादातर मुझे ये आइसोलेशन करना भी आसान है और लोगों को मैं मिलता नहीं हूँ, इनवाइट नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं अपना घर पे ही रहता हूँ। और जाहिर है कि अब ये पूरा टाइम गुजारने के लिए सुबह से शाम तक, अब तो रमज़ान आ गए, एक शेड्यूल मैंने बना लिया था जिसमें ख़ास तौर से एक तो हमारी वॉक एक्सरसाइज हो जाती थी, कुछ लिखने पढ़ने का काम क्रिकेट रिलेटेड था, एक ऑनलाइन कोर्स भी मैंने ले लिया है कोचिंग के हवाले से, वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह एक पूरा डे का शेड्यूल बना लिया है, तो मैं आई एम कंफर्टेबल और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जलालुद्दीन साहब, ये तो आपने एक कोरोना वायरस के हवाले से हमारे सवाल का जवाब दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त तवज्जो का, उम्मीदों का महवर जो है वो गैर मुल्की लोग हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन लोगों की खिदमत से इस्तिफ़ादा कर रहा है। नताइज इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन खिलाड़ियों के लिए वीडियो सेशंस का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स जावेद मियादाद साहब, वसीम अकरम, उसके साथ यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मोइन खान, राशिद लतीफ़, शुएब अख्तर, इनकी खिदमत हासिल की गई। इनमें से बेशतर वो नाम है जलालुद्दीन साहब जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो काफ़ी डिस्टेंस रखा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कोरोना वायरस के दौर में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिस्टेंस ख़त्म किया है, ये सिर्फ हालात का तकाज़ा है या बात आगे भी चलेगी? देखिए, इन सिचुएशन में जबकि कोरोना वायरस की वजह से आप जमा नहीं हो सकते और एक दूसरे से क्लोज नहीं आ सकते, तो बोर्ड ने जो भी स्ट्रेटजी प्लान की हुई है वो अल्टीमेटली क्रिकेट रिलेटेड ही है और क्रिकेट से ही उसको फ़ायदा होना है। जो ख़ास तौर से प्लेयरों के लिए इंतज़ाम किया है, एक तो फिज़िकल फिटनेस का चला था प्रोग्राम और वो जस्ट टू एक एक्सरसाइज थी, वो उससे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं हो सकता, मगर ये कि एटलीस्ट सबको बिज़ी रखने में अच्छा है। जहाँ तक सीनियर्स प्लेयर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है जूनियर्स का, ये एक अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया इसलिए कि देखिए, जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं दे आर द मेंटोर। मेंटोर वो होता है जो बहुत अरसे उस किसी भी गेम या किसी भी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस रखता है, वो अपनी टिप्स दे सकता है प्लेयरों को, क्योंकि वो कुछ उनके मसले हल कर सकता है। तो ये शायद मेरा ख्याल है ये सिलसिला सही है इस वक्त, जबकि और कुछ कर नहीं रहे प्लेयर, तो उनको बिज़ी रखने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए सीनियर्स प्लेयर के साथ जो कि लेजेंड प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इससे कोई रिलेशनशिप भी अच्छी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ प्लेयर्स की, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। तो इस वक्त की जो कंडीशंस है जिसमें हम कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ हो जाती है तो दैट इज़ पॉजिटिव एक्टिविटी। अच्छा जलालुद्दीन साहब, ये नाराज़गी शिकवे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, ये तो बड़ी पुरानी बात है, ये मामला चल रहा है, ये मामला चलते रहे हैं।
हालात को देखते हुए अगर हम बात करें तो खेल के साथ खिलाड़ी को हाथ हिलाते हुए जाना चाहिए, उनको अच्छे अंदाज में इस खेल को खैरबाद कहना चाहिए, लेकिन ये रिवायत बन नहीं पा रही है। और हालिया मिसाल जो है वो ख़वातीन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन सना मीर की शक्ल में सामने आई है, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आप इस बात को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से जो प्लेयर रिटायर हुए हैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए, खुशी से नहीं हुए, उनको ज़्यादातर को आपने या तो ड्रॉप किया या उनको फिर निकाला है। ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, एक ट्रेडिशन है, क्योंकि इसमें दोनों कसूरवार हैं। उसमें प्लेयर्स भी हैं कि जब वो समझते हैं कि उनका एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, जिसमें मैं यूनुस खान की मिसाल दे सकता हूँ। उन्होंने बड़ा राइट टाइम पे रिटायरमेंट ली। या इमरान खान थे, जब उन्होंने देखा कि अब उनका टीम में इतनी ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने रिटायरमेंट ली। मगर ज़्यादातर प्लेयर रिटायर होना नहीं चाहते। तो फिर अल्टीमेटली फिर यही होता है कि मैं समझता हूँ कि फिर या तो उनको ड्रॉप किया जाता है, जो कि सीनियर्स प्लेयर के हवाले से इंसल्टिंग भी होता है, और उसके साथ साथ या उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसमें दोनों लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्रिकेट बोर्ड को भी इसमें रवैया अच्छा करना चाहिए और सही तरीके से उनको रिटायरमेंट करना चाहिए, और प्लेयर इसमें कोऑपरेट करना चाहिए प्लेयर को। अब आपने सना मीर की बात की तो मैं इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ। 2018 में मैंने कोशिश की थी कि सना मीर के साथ, जब मैं चीफ सेलेक्टर था विमेंस क्रिकेट का, बैठ के बात की जाए और उनको एक उनका ओपिनियन ली जाए कि वो कब तक क्रिकेट खेलना चाहती हैं। उस हिसाब से फिर सिलेक्शन कमेटी उनके साथ बैठ के डिसाइड करे। मगर इसमें जो रोल मैनेजमेंट का था वो बड़ा नेगेटिव रहा, जिसमें हारून रशीद थे और शाहिद असलम थे। उन्होंने ये मीटिंग कराई नहीं, और अल्टीमेटली सना मीर एक ऐसी स्टेज पे आ गई थी, 2018 में ही आ गई थी, जब वो टीम के लिए एक लाइबिलिटीज़ बनी हुई थी। खेल ज़रूर रही थी मगर उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और हुआ वही आखिर में कि अब उनको लास्ट सीरीज़ में ड्रॉप किया गया, और ड्रॉप करने के बाद अब उन्होंने मजबूरन, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये वही तरीका है जो बाकी मेंस क्रिकेट में हो रहा था। तो इसमें दोनों प्लेयरों को, प्लेयर एंड मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है। और डिसेंट वही होता है कि सीनियर्स प्लेयर के साथ अगर आप बैठ के बात करके उनको किसी पॉइंट पे ला के उनसे रिटायरमेंट अनाउंस करा दें तो अच्छा तरीका होता है, जो कि हमारे ये ट्रेंड नहीं है, ट्रेडिशन भी नहीं है, ना ट्रेंड है, और ना ही प्लेयर इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि उनको निकाल दिया जाता है या ड्रॉप कर दिया जाता है, जो सना मीर के साथ हुआ, जो बाकी सीनियर्स प्लेयर के साथ हुआ, मां सिवाय यूनुस खान के। तो आप दोनों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, बोर्ड को भी, खिलाड़ी को भी, कि जनाब अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात करें, मामलात को आगे लेकर चलें तो गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन ये उमर अकमल का क्या मामला देख रहे हैं आप? फेलियर टू रिपोर्ट पर 3 साल की पाबंदी, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, उमर अकमल को पहले भी उन्होंने रिपोर्ट किया था मंसूर अख्तर के केस में कनाडा में। उन्हें ये बात पता थी कि भाई अगर कोई उन्हें अप्रोच करे तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, और इससे पहले ये काम वो कर चुके थे मंसूर अख्तर को जब कनाडा में बात हुई थी। तो ये बात उन्हें पता थी, तो इसलिए उन्हें जानते बूझते अगर इसको रिपोर्ट नहीं किया था तो उसमें उनका मैलाफाइड इंटेंशन नज़र आ जाती है। और जबकि एज़ पर रूल, जो एंटी करप्शन रूल है, उसमें ये ज़रूरी है कि आपको बताना पड़ा। एक तरह का ये आप पे एक तरह से ये वायलेशन है आपकी उसकी, जो कि आप एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो सज़ा तो इसमें मिलनी थी और मिली है उन्हें, और उन्होंने एक्सेप्ट भी करा ये बात। अब उस सज़ा में भी डिस्क्रिशन होती है, जो इस पूरी इंक्वायरी को हेयर कर रहा होता है, जो उसका हेड होता है। तो उसमें मैं ख्याल है इसमें पीरियड 6 महीने से लेके और 3 साल तक का है। तो ये चीज़ जो है उनको हाईएस्ट लेवल पे जो मैक्सिमम सज़ा थी शायद दी गई है, तो इसमें गुंजाइश हो सकती थी। मगर ओवरऑल ज़ाहिर है कि उमर अकमल एक टैलेंटेड प्लेयर तो रहे हमेशा से, मगर उनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं, और ये नुकसान उनको भी पहुंचेगा, क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचेगा। और इसमें कसूरवार क्योंकि साबित हुए हैं वो, तो उनको सज़ा मिलना तो ज़रूरी थी। सज़ा मिलना तो ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा दौर जहां कोरोना वायरस की वबा की वजह से लॉकडाउन था, अब उसमें नरमी आई है, मईशत का पहिया रुक गया है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, लोगों को मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ रहे हैं। आप इस बात को, इस तासुर को मानते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस कोरोना वायरस के मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी जो है
वो दब गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से ऐसे मामला हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब देना था, अब वो इस कोरोना वायरस के मामले में बच गया है। हर चीज़ का देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एंड जहाँ थ्रेड होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो जहाँ यहाँ कुछ नुकसान हो रहा है वहाँ उससे कोई फ़ायदा भी उठा सकता था। इसमें अब ज़रूरत है प्लानिंग की, मैनेजमेंट का जो विजडम है वो यहाँ देखी जाएगी कि किस तरह वो इस सिचुएशन से निकलते हैं और इससे आगे चल के अपने आप को कैसे इससे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है, ज़ाहिर है ये अभी एक आध 6 महीने और चले या 3 महीने चले, मगर उसके बाद का जो पीरियड होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लिहाज से कि जो मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है किसी भी जगह की, चाहे वो पाकिस्तान हो कहीं और हो, उनको ये उनके पास विजडम होनी चाहिए कि कैसे इससे अब वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, देखते हैं कैसा होता है। हमारे यहाँ ज़रा सा ट्रेंड यही रहा है कि हम ज़्यादातर किसी अगर क्राइसिस में आ जाएं तो उससे निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू मजीद करेंगे एक ब्रेक के बाद। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली हैट्रिक करने वाले फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलालुद्दीन साहब, सरफराज अहमद के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक लम्हे पर वो पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 टीम के कप्तान थे, ऑटोमेटिक चॉइस थे सिलेक्शन के एतबार से। अब उनके हाथों से न सिर्फ चीज़ें निकल गई हैं बल्कि अब तो उनको टीम में शामिल होने के भी लाले पड़ गए हैं। उनका मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर सरफराज अहमद को जो ड्रॉप किया गया था T20 से, तो हर एक ने यही बात कही थी और हमने भी यही बात कही थी कि T20 से ड्रॉप होना सरफराज का नहीं बनता, चाहे वो टीम परफॉर्मेंस हो चाहे इंडिविजुअल हो। देखिए, इसमें जो T20 क्रिकेट है इसमें कोई बहुत 100 रन नहीं बनाने होते, इसमें गुड 20-25 रन जो है वो टीम के लिए वैल्यूबल होते हैं और वो चीज़ होती है। और जब एक इस्टेब्लिश प्लेयर होता है जैसे कि सरफराज हैं या बाबर आजम है, तो इनकी परफॉर्मेंसेस इतना मैटर नहीं करती अनटिल अनलेस के लॉन्ग टर्म पे वो चले जाएं और उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ना हो। ये वो इस्टेब्लिश प्लेयर होते हैं जिनको आप ड्रॉप इस तरह नहीं कर सकते कि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो उनकी एज ए टीम कैप्टन टीम की परफॉर्मेंस और इवन अपनी परफॉर्मेंसेस अगर बहुत अच्छी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी, तो ये ज़्यादती हुई थी उनके साथ, उनको ड्रॉप करके ख़ास तौर से T20 फॉर्मेट से। तो मैं समझता हूँ कमबैक करना हर एक का राइट्स है, मगर जिस बेसिस पे उनको ड्रॉप किया गया है मैं नहीं समझता कि वो कोई परफॉर्मेंस करके इसमें वापस आ सकेंगे, क्योंकि वजह परफॉर्मेंस बताई गई है मगर परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया। तो ये तो सिनेरियो कुछ और है। इस रिजीम में मुझे नहीं लग रहा कि इनको कंसिडर किया जाएगा। जो सेटअप वही है, वही सिलेक्शन कमेटी है, वही चीफ कोच है, वही मैनेजमेंट है और इन्होंने ड्रॉप किया है। तो मैं समझता हूँ इस सरफराज अहमद का टीम में वापस आना इस सिचुएशन में जो वही मैनेजमेंट होते हुए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ड्रॉप होने की वजह खाली परफॉर्मेंस नहीं थी। बड़ा इंकशाफ किया आपने कि ड्रॉप होने की वजह परफॉर्मेंस नहीं थी और इस बोर्ड के होते हुए सरफराज को आप वापस आता हुआ नहीं देख रहे बैनुल अक़वामी क्रिकेट में। जलालुद्दीन साहब, अगले महीने आप अपनी 61वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कवानीन के मुताबिक 60 साल की उम्र में पाकिस्तान का फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो है वो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो आपका ये मामला शुरू हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या नहीं? देखिए, इसमें अप्लाई करना पड़ता है और जब अप्लाई करते हैं तो वो पेंशन मिलती है और मिल रही है लोगों को। मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, जब मैं अप्लाई करूँगा तो इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगी कि वो मेरा राइट है और सबको मिल रही है जो बाकी लोग हैं। तो मैंने अभी इस पर अप्लाई नहीं किया। इंशाल्लाह जब भी अप्लाई करूँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे भी मिलेगी। फ़िलहाल मैं अभी नहीं वसूल कर रही है पेंशन। बहुत शुक्रिया आपका। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वनडे क्रिकेट में पहले हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर। और अब चलेंगे जनाब लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस की उभरती हुई बासलाहियत प्लेयर उशना सुहेल। और इससे पहले कि हम उशना सुहेल के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, कुछ उशना सुहेल के हवाले से आपको बताते चलें। पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं उशना सुहेल और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। उशना सुहेल के हवाले से अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि उशना सुहेल पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और आलमी टेनिस रैंकिंग सिंगल्स और मिक्स डबल में पाकिस्तान की पहली और वाहिद खिलाड़ी हैं।
उसके अलावा जनाब उशना सोहेल ने 130 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रखी है। उशना सोहेल ने सिंगल्स और डबल्स में 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उशना सोहेल 2011 से अब तक मुसलसल 9 मरतबा फैट कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। फैट कप में उशना सोहेल ने 29 मैच खेले और 14 में वो कामयाब रही हैं। नेशनल गेम्स 2019 में उशना सोहेल ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। उशना सोहेल ने कौमी सतह पर सिंगल्स मुकाबलों में 35 टाइटल अपने नाम किए। डबल्स में उशना सोहेल 10 बार चैम्पियन रही हैं और जूनियर लेवल पर भी उन्होंने 10 ही टाइटल जीते हैं। उशना सोहेल ने दुनिया की नामवर टेनिस अकेडमीज से जो है वो तरबियत भी हासिल कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच उशना कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे ऑफिस आई। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और ये बताएं कि टेनिस तो हो नहीं रही है और आपकी वजह शोहरत टेनिस का खेल है, तो हमने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी कि जिसमें आप भी जो है वो घर में कोई टेनिस के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। अभी स्कॉच के खिलाड़ियों की एक वीडियो आई थी कि वो रैकेट के साथ बॉल से खेल रहे थे और उस दौरान उन्होंने अपनी शर्ट को भी चेंज किया। जी उशना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी उशना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक मैंने जी आ रही है। आई थिंक मैंने 1-2 वीडियोस शायद अपलोड की हुई थी जो काफ़ी आई थिंक देयर वाज अ चैलेंज बाय रॉजर फेडरर जो 100 वॉली वीडियो अगेंस्ट द वॉल था, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे आई थिंक वायरल हुआ था। तो दैट्स वन चैलेंज जो आई वाज एबल टू आई थिंक डू। तो वॉल प्रैक्टिस घर पे होती रहती है वैसे, बट मैं कोशिश करूँगी मैं और वीडियोस अपनी अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं घर पे भी आई एम कीपिंग अप माय ट्रेनिंग और मैं कुछ ना कुछ करती रह रही हूँ घर में टू कीप माई सेल्फ बिजी, क्योंकि ज़ाहिर है टेनिस कोर्ट्स पे हमारी आजकल वो एक्टिविटी नहीं चल रही और उस तरह से हम अपनी फ़िटनेस और उसको परस्यू नहीं कर पा रहे। बट ये कि सोली जो जनरल फिटनेस है हमारी वो ग्राउंड में शुरू हो गई है सिंस लाइक अ वीक, लेकिन ऑब्वियसली अभी टेनिस कोर्ट्स नहीं खुले अनफॉर्चुनेटली, तो वो प्रैक्टिस जो आपको टेनिस कोर्ट्स पे चाहिए होती है वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही। बट वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह सून जैसे ग्राउंड्स खुले हैं सोली उसी तरह टेनिस कोर्ट्स भी खुले हैं और हम दोबारा अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। अच्छा उशना, आप पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और आपकी अगर मैं बात करता हूँ तो टेनिस खेल की तरफ आप किस तरह आई? जिस तरह मैंने भी बताया कि आपने दुनिया की बैनुल-अक़वामी अकेडमीज़ में जो है वो तरबियत हासिल की है, जूनियर लेवल हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर आपने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, मेडल्स हासिल किए हैं, आपने रैंकिंग में अपना नाम बनाया है, तो किस तरह आप टेनिस के खेल की तरफ आई? आई थिंक टेनिस सबसे पहले आई वुड से मेरी फैमिली स्पोर्ट थी और मेरे जो फादर की साइड है दे वर इनटू टेनिस। मेरे जो दादा अबू भी थे माशाल्लाह, ही वाज इंडो पाक नंबर 1 बिफोर पार्टीशन, ऑल इंडिया नंबर 1 बिफोर पार्टीशन। फिर माशाल्लाह सामुल हक जो एक रिनाउंड नेम है पाकिस्तान टेनिस में, मेरे फर्स्ट कज़न है। तो आई थिंक टेनिस ऑब्वियसली मेरा पैशन भी इस गेम में डेवलप हुआ था और मेरी फैमिली स्पोर्ट भी थी। तो आई रिमेंबर कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरी मदर ने ये चीज़ नोट की थी मेरे अंदर कि मैं वॉल के अगेंस्ट गर्मी, जून की गर्मी में मैं रैकेट मेरे फादर का लेके मैं लॉन में गई थी एंड आई स्टार्टेड हिटिंग अगेंस्ट द वॉल। और आई थिंक शौक इसका डेवलप हुआ था मेरे अंदर व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग टेनिस मैचेस ऑन टीवी। मैंने सबसे पहले रॉजर फेडरर, किम क्लासेस को खेलते हुए देखा था और उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया था और जनरली आई थिंक इस तरह से मेरा शौक डेवलप भी हुआ था इस गेम में। और क्योंकि मेरे फादर क्लब टेनिस खेलते थे तो जब मेरी मदर ने नोट किया कि मेरे अंदर ये पैशन था तो शी इनकरेज माई फादर कि वो मुझे उस क्लब में लेके जाएं जहाँ पे वो खुद टेनिस खेलते थे और फिर उधर से आई थिंक माई होल टेनिस जर्नी स्टार्टेड एंड आई केम इनटू द स्पोर्ट। तो इसी तरह से ऐसा ऐसा व्हेन आई स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस तरह से आई थिंक पेरेंट्स को भी मोटिवेशन हुई, मेरे कोचेस को भी मोटिवेशन हुई टू पुश मी। अच्छा जिस तरह आपने कहा कि आपकी फैमिली गेम है टेनिस और आप अपने फैमिली में लोगों को खेलता हुआ देखते हुए इस खेल की तरफ आई, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम ये शिकायत करते हैं जनाब क्रिकेट की वजह से बाकी जो खेल हैं उनको इतने मौके नहीं मिलते, तो आपको भी इस तरह की कोई शिकायत है कि आप इस खेल के अंदर आई हैं, पाकिस्तान की टॉप प्लेयर हैं आप, आपको मीडिया अटेंशन नहीं मिलती, आपको वो सहूलियात नहीं मिलती जो दीगर खेलों के खिलाड़ियों को मिलती हैं? आई थिंक टेनिस क्योंकि एक ग्लोबल स्पोर्ट है तो
अराउंड द वर्ल्ड इट्स पॉपुलर, लेकिन अगर आप उसे सब कॉन्टिनेंट में कंपेयर करें इंडिया या पाकिस्तान तो डेफिनेटली क्रिकेट नंबर 1 ऑन द लिस्ट है। बट आई थिंक डेफिनेटली अगर हमारे टेनिस मैचेस टीवी पे लाइव टेलीकास्ट किए जाएं और ज़्यादा प्लेयर्स को और प्रमोट किया जाए, जैसे प्रिंट मीडिया पे भी होते हैं, अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो we do get like media attention during our tournaments, but other than that अगर हमारे tournaments और matches को on air live दिखाया जाए तो वो भी it will be I think another step जिससे हमारी promotion होगी। जैसे हमारे नेशनल टेलीविज़न पे जो आपके नेशनल मैचेस सेमीफाइनल फाइनल की जो स्टेज होती है, इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, अगर उनको ऑन एयर लाइव दिखाया जाए तो वो भी आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प पीपल इन पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड कि मतलब इस गेम की इंपॉर्टेंस क्या है और मतलब और नेशनल प्लेयर्स आपके कौन से हैं टॉप के इन पाकिस्तान। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इससे लेट्स से अगर आपके टेनिस मैचेस पे अराउंड 300 या 400 लोग आते हैं, तो अगर आप इसको और टेलीवाइज करें या ऑन एयर करें तो ये नेक्स्ट टाइम इट कैन रीच अप टू लाइक 8 or 7 or 900। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग। जैसे क्रिकेट मैचेस को ऑन एयर दिखाया जाता है तो उसी तरह अगर टेनिस मैचेस को भी दिखाया जाए तो वाई नॉट। टेनिस एक ग्लोबल स्पोर्ट है, इट्स अ पॉपुलर स्पोर्ट, लोग इन्जॉय करते हैं और पाकिस्तान में देयर इज़ अ क्लास ऑफ पीपल जो इसको फॉलो करते हैं, इन्जॉय करते हैं इस गेम को। तो आई थिंक मीडिया का इसमें और रोल होना चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को प्रमोट करे और हमारे नेशनल मैचेस को जो है ऑन एयर किया जाए, लाइव टेलीकास्ट किया जाए। नहीं, डेफिनेटली आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और आज हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको बुलाया है और हमारी कोशिश है, कुछ दिन पहले हमारे साथ माहूर शहजाद थी जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। सारा महबूब की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की एक और होनहार बासलाहियत टेनिस प्लेयर हैं और वो कह रही हैं कि अगर खिलाड़ी चाहे तो अपनी फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए घर ही में ट्रेनिंग कर सकता है। ट्रेनिंग के लिए ना ही साजो सामान दरकार होता है और ना ही कोई बड़ी जगह, बस एक चीज़ दरकार है और वो है कुछ करने का अज़्म। और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान नंबर 1 खातून टेनिस प्लेयर होने की हैसियत से लॉकडाउन में हर किसी की तरह उनका रूटीन भी मुतासिर हुआ है, लेकिन उन्होंने हालात के मुताबिक अपना रूटीन तरतीब दे दिया है, जिसकी वजह से जो मुश्किलात पहले उनको दरपेश आ रही थी वो अब उनके लिए आसान हो गई हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो घर पर ही ट्रेनिंग करें। उन्होंने कहा कि वो टेनिस कोर्ट मिस कर रही हैं जो उनकी एनर्जी को खेल में बढ़ाने का सबब बनता है और अब जब भी टेनिस जहन पर सवार होता है तो दीवार के सामने वॉली करती हैं या रैकेट से गेंद को उछालती हैं। क्या कहा सारा महबूब ने, मज़ीद आपको दिखाता है। To kind of feel good every time, you know, we play our sport. Every time we come off the court, we feel good and we feel energized, and that is something that I really miss. और अजीब सी एक फीलिंग होने शुरू हो गई थी घर में बैठ के, and then I realized that, you know, with the routine in place, उस चीज़ को हम काउंटर कर सकते हैं। ऐसी स्पोर्ट है जो कि हम खेल सकते हैं while being socially distant। हम अपनी बॉल्स मार्क कर सकते हैं कि आपके अपोनेंट वो बॉल ना उठाए जो आप यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन हैव लाइक 6 balls ऑन द कोर्ट एज अपोज टू 3 balls जिससे नॉर्मली खेलते हैं, और यू नो यू कैन मार्क देम एंड नॉट शेक हैंड्स विद योर अपोनेंट एट द एंड ऑफ द मैच। सारा महबूब पाकिस्तान की उभरती हुई टेनिस प्लेयर कह रही थी कि जनाब इस कोरोना वायरस के दौरान टेनिस कोर्ट को मिस कर रही हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के हवाले से वो कहती हैं कि घर में ही माहौल बना लेती हैं। तो उष्ना आप किस हद तक सारा की बात से इत्तेफाक करती हैं और किस हद तक आप कहती हैं कि नहीं जी ये जो बात हो रही है कि जनाब टेनिस के खेल में अब हमें वो शायद मनाजिर देखने को ना मिलें जब खिलाड़ी जो है वो जीत जाता था तो वो दूसरे के साथ जाकर हाथ मिलाता था, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो खेल जो अब दोबारा शुरू होगा तो नए SOPs के साथ होगा। आप इत्तेफाक करती हैं इस चीज़ से? नहीं, आई थिंक देखें डेफिनेटली हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, बट आई थिंक कि इंशाल्लाह विद टाइम थिंग्स विल गेट नॉर्मल, क्योंकि जो आप जैसे कि सारा ने भी बोला है कि टेनिस ऐसी स्पोर्ट है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी बरकरार होती है, हमारे बीच में नेट होता है और इट्स नॉट लाइक बॉक्सिंग या स्क्वॉश जिसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट हो प्लेयर्स का आपस में। तो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो ऑलरेडी इट्स अ गेम जिसमें काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग है, अनलेस यू आर प्लेइंग डबल्स इन द कोर्ट और आप 2 प्लेयर्स हैं तो उसमें सिर्फ एक और प्लेयर की एडिशन कोर्ट पे होती है, नॉट लाइक टीम स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो फिजिकल कांटेक्ट काफ़ी होता है।
बट येस जैसे हम नॉर्मल हाथ शेक करते हैं आफ्टर आवर मैचेस, जिस तरह आई थिंक हर स्पोर्ट में ऐसे होता है कि व्हेन द ओपोनेंट्स आर डन विद देयर गेम तो वो हाथ शेक करते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक होनी चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई थिंक इस चीज़ को हटाना नहीं चाहिए रूल से, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे जब आपकी गेम ख़त्म होती है तो डेफिनेटली विनिंग एंड लूजिंग मैटर्स, लेकिन उसके बाद जो एक आई थिंक टुगेदर दैट यू स्ट्रगल्ड ऑन द कोर्ट, और एक जो आपने एक दूसरे को यू नो कोर्ट पे आई थिंक एक वो सफ़र कराया होता है, उसके बाद इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेक हैंड्स एंड टू पीस इट आउट। सो आई थिंक कि ऑल्दो इट्स स्पोर्ट जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, बट ये छोटी मोटी चीज़ें विद कमिंग टाइम्स इंशाल्लाह होपफुली व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल तो इतनी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड आई थिंक कि ये रूल्स वही रहने चाहिए। अच्छा उष्णा, ये बताइएगा कि आपने किस तरह खेल की शुरुआत की, क्या करना चाहती हैं, ये तो मैं आगे चलकर आपसे पूछूंगा, लेकिन आपकी फेवरेट प्लेयर टेनिस के खेल में कौन है जिसको आप फॉलो करती हैं और क्यों फॉलो करती हैं, क्यों पसंद करती हैं? मेरी फेवरेट प्लेयर आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर वुड बी किम क्लाइस्टर्स, क्योंकि सर मैंने पहली दफ़ा उनको टीवी पे खेलते हुए देखा था और मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद आया था। शी इज़ अ डच टेनिस प्लेयर, शी इज़ अ ग्रैंड स्लैम चैम्पियन एज़ वेल। और मेरा मतलब किम क्लाइस्टर्स से उनकी एकेडमी में मुझे ट्रेनिंग करने का मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली हुई है। मैं बेल्जियम रही हूँ फॉर अबाउट 6 वीक्स कैंप था मेरा वहाँ पे। तो जब मेरा उनसे एक पर्सनल इंट्रैक्शन था एंड आई थिंक जब आप किसी को मिलते भी हो ऑफ कोर्ट तो आपको उसके बारे में पता चलता है। तो व्हेन आई फाउंड आउट लाइक अबाउट हर एज अ पर्सन एज वेल ऑफ द कोर्ट, तो मुझे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी लगी थी। एंड बीइंग अ मदर, जैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करती हैं, मुझे ये चीज़ें उनकी ट्रेड्स आई थिंक दीज वर थिंग्स दैट रियली आई फाउंड रियली चार्मिंग। और ये रीज़न आई थिंक शी इज़ अ वेरी हम्बल एंड गुड पर्सन एज़ वेल। मतलब उनके साथ मुझे नॉकिंग करने का भी मौका मिला था बेल्जियम में जब मैं उनकी एकेडमी में थी। तो आई थिंक दीज आर लाइक ऑन कोर्ट्स डेफिनेटली यू आर अ फैन ऑफ अ प्लेयर ऑन कोर्ट, जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह वो टाइटल्स जीतते हैं, बट आई थिंक एक ऑफ कोर्ट पर्सनालिटी भी होती है विच इन्फ्लुएंसेस समवन या यू नो विच मेक्स यू अ फैन ऑफ समवन। तो बिकॉज लकली मेरा उनसे एक पर्सनल इंट्रैक्शन हुआ है, मैं उनकी एकेडमी में जाके मैंने ट्रेनिंग की है, तो आई थिंक ऑफ कोर्ट पर्सनालिटी भी उनकी बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स द प्लेयर्स और वो गाइड अच्छा करती हैं। जो मैं देखती थी वो जो बाकी डच प्लेयर्स थे उनको भी अच्छी तरह गाइड करती थी, उनके साथ रोज़ आके नॉकिंग करती थी। और उनकी ऑब्वियसली बीइंग सच अ टॉप क्लास प्लेयर एक प्रेजेंस फील होती थी कोर्ट पे व्हेन शी यूज्ड टू कम एंड टॉक एंड बेल्जियम की किम क्लाइस्टर आपकी फेवरेट टेनिस प्लेयर हैं। अगस्त 2003 में वो वर्ल्ड नंबर 1 बनी और अगर मैं किम क्लाइस्टर की बात करता हूँ तो 11 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के टाइटल उनके नाम है। और 2011 में वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती, उसके अलावा US ओपन उन्होंने 2005, 2009, 2010 में जीता। और यही सवाल जब हमने पाकिस्तान टेनिस स्टार, पाकिस्तान में टेनिस की पहचान फ़ख्र पाकिस्तान एहसामुल हक साहब से किया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, किसके साथ आप अपना पेयर बनाना चाहेंगे, तो एहसामुल हक साहब क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। Doubles, I would love to play with Roger Federer against Rafael Nadal and Andre Agassi, and in mixed doubles I would love to partner with Martina Navratilova and probably play against Pete Sampras and Steffi Graf. तो उष्णा, एहसामुल हक तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने बता दिया कि वो किसके साथ डबल्स पेयर बनाना चाहेंगे, वो किसके साथ मिक्स डबल पेयर बनाना चाहेंगे। तो अगर यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ तो आपका क्या जवाब होगा? I think because Roger Federer मेरा all time he's like my all time favorite player. I think उन जैसा player अगली decades I think it's very difficult कि कोई अगली decades या I think अगले 30, 40, 50 years में भी कोई पैदा हो। तो अगर आप mixed doubles की बात करें तो I would say it's my dream to play mixed doubles with Roger Federer and because Kim Clijsters is one of my all time favorites, then I would say कि women's doubles में yeah with her because I've played with her or I've like I said मैं उनकी academy में गई हुई हूँ। तो अगर आप ड्रीम प्लेयर की बात करें तो यस। अच्छा, ड्रीम प्लेयर की आपने बता दिया कि आप विमेंस डबल में बेल्जियम की किम क्लाइस्टर के साथ जाना चाहेंगी और रॉजर फेडरर के साथ आप मिक्स डबल में अपनी जोड़ी बनाना चाहेंगी। ओके, दैट्स वंडरफुल। लेकिन एक तस्वीर आपकी हमारे पास मौजूद है, वो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। सेरेना विलियम्स जो कि अमरीकी टेनिस स्टार हैं और उनके साथ ये आपकी तस्वीर जो कि इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं,
मैं इस तस्वीर के हवाले से आपसे पूछूंगा कि ये जो सरीना विलियम्स के साथ आपकी तस्वीर है, ये कब की तस्वीर है और कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई और आपने इनसे क्या टिप्स ली? ये पिक्चर आई थिंक दिस इज़ बैक फ्रॉम 2016 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मैं विंबलडन चैम्पियनशिप्स मेरे फादर मुझे लेके गए थे उधर लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि इसाम भाई वाज कम्पीटिंग ऑब्वियसली। माशाल्लाह इसाम भाई इतने सालों से ग्रैंड स्लैम्स खेल रहे हैं, तो क्योंकि मेरी समर हॉलीडेज़ फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी थी उन दिनों, तो बहुत ही एक लास्ट आई वुड से मोमेंट प्लान बना था लंदन जाने का। तो वहाँ पे जो है मेरा एक आई थिंक इंट्रैक्शन हुआ था। आई रिमेंबर सरीना विलियम्स विंबलडन का फाइनल जीत के शी वाज टेकिंग अ राउंड इन द पार्क, और वो मतलब ट्रॉफी के साथ शी केम अपस्टेयर्स, और मैं प्लेयर्स लाउंज में बिकॉज ऑफ इसाम भाई ऑब्वियसली प्लेयर्स लाउंज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी टू गो एंड सिट एंड यू नो ऑब्जर्व के प्लेयर्स क्या करते हैं। तो उधर मेरा इंट्रैक्शन सरीना विलियम्स से हुआ था जब वो विंबलडन टाइटल अपना जीत के आई थी। और टिप्स तो एज सच मुझे उस वक्त ऐसा वो एक आई वुड से एक वो मोमेंट नहीं था कि टिप्स मैं ले सकूं, बिकॉज वो इतनी बिजी थी, देयर वाज सो मच मीडिया अराउंड हर, उनकी फैमिली थी एंड सो मेनी पीपल गैदर्ड। तो वो आई वाज लकी इनफ कि वो फॉर दोज 2 to 3 minutes आई वाज एबल टू स्पेयर विद हर, और वो पिक्चर उन्होंने ली थी। तो प्लेयर्स लाउंज में आई हैड एन इंट्रैक्शन विद हर। वंडरफुल, एक्सीलेंट। ओशना सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर से, और ओशना सोहेल से हम टेनिस के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके करियर के हवाले से बात कर रहे हैं। टेनिस की दुनिया भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और साल 2020 की इब्तिदा में साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन मुनक़िद हुआ, और यही वो मुकम्मल टूर्नामेंट था जो इस साल हो सका है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कोरोना वायरस की वजह से टेनिस के 2 बड़े इवेंट मुलतवी हो गए हैं। रवां साल फ्रेंच ओपन का आगाज़ 24 मई से होना था, लेकिन टूर्नामेंट सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। फ्रेंच ओपन 2020 का आगाज़ 20 सितंबर से होगा और 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर टूर्नामेंट खेला गया तो फ्रेंच ओपन पहली मरतबा बिना फैंस के होगा। टेनिस का तीसरा सबसे बड़ा इवेंट विंबलडन भी कोरोना वायरस की वजह से मनसूख कर दिया गया है। ग्रास रूट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम का 134वां टूर्नामेंट 29 जून को शुरू होना था, अब 28 जून को 2021 में ये टूर्नामेंट होगा, और पहली जंग अजीम के बाद ये पहला मौका है जब विंबलडन मनसूख किया गया है। टेनिस का चौथा बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन 24 अगस्त से शेड्यूल है, और इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से उष्णा टेनिस के मुकाबले मनसूख हुए हैं, मुलतवी हुए हैं, पहली जंग अजीम के बाद विंबलडन इस साल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ आपके टारगेट अब तक जो आपने किया है, आप मुतमईन हैं उससे, और क्या करना चाहती हैं मुस्तकबिल में आप? जी डेफिनेटली आई थिंक अब तक जितना मैंने किया है फॉर माय कंट्री, आई थिंक आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड विद इट, क्योंकि आप अगर देखें हमारे पिछले 10 सालों में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में नहीं टेनिस के हुए, और स्पोर्ट्स काफ़ी अर्सा बंद रही हैं। और जो हमारा श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था अराउंड 10 to 11 ईयर्स बैक, उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी गैप आए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। हमारा जो लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट टेनिस का विमेंस का हुआ था पाकिस्तान में, दैट वाज बैक इन 2010। उसके बाद जो 10 साल है, आई थिंक एक बहुत बड़ा गैप होता है किसी भी प्लेयर की लाइफ में। तो कंसिडरिंग कि हमारे 10-11 सालों से कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हुए और पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं रहे, तो जितना आई एम थैंकफुल टू FFC एज़ वेल, जो मेरे स्पॉन्सर थे, मतलब स्पोर्ट्स एम्बेसडर, उन्होंने मुझे अपना 3 to 4 ईयर्स रखा था, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू ट्रैवल इंटरनेशनली एंड प्ले टूर्नामेंट्स। तो कंसिडरिंग जो हमारे एक सर्कमस्टांसेस और हालात थे, बीइंग अ पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर, मैं जितना उनमें कर सकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड विद इट। और ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे भी आई हैव वन सो मेनी टाइटल्स, और आई हैव गिवन इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग टू पाकिस्तान। बट फेड कप में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स इन सिंगल्स एंड डबल्स। तो लुकिंग बैक एट ऑल दीज ईयर्स, जो हमारे सर्कमस्टांसेस और हालात रहे थे बीइंग अ पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड। ठीक है, बट आगे आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आप इसी तरह टेनिस के खेल में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहें और पाकिस्तान में टेनिस की पहचान बने, ख़वातीन खिलाड़ी आपको फॉलो करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आज आपसे गुफ्तगू हुई। यही जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तवक्को करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।